फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वन। आज हम जीके के क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये जीके क्वेश्चंस सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष निम्नलिखित में से केवल एक हो सकता है, वह है। इन सब नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन हो सकता है ये बताना है। तो नीति आयोग का नाम पहले योजना आयोग था, जिसे चेंज करके 1 जनवरी 2015 ओके। तो 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम चेंज करके नीति आयोग रख दिया गया। और नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की किसकी जिम्मेदारी है? तो निर्वाचन सूची, जो चुनाव होते हैं उसमें निर्वाचन सूची तैयार करना किसका काम होता है? ये निर्वाचन आयोग का काम होता है। और निर्वाचन से संबंधित जो भी निर्वाचन आयोग से संबंधित है आर्टिकल वो कौन सा है? तो आर्टिकल 324 हो जाएगा। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? भारतीय संगीत का मूल किसे कहा जाता है? तो यहाँ आप इससे याद रख सकते हैं, संगीत का मूल है तो कौन सा है? ये सामवेद। ठीक है, संगीत का मूल सामवेद है। वहीं सबसे पुराना वेद अगर पूछा जाता है, सबसे पुराना वेद कौन सा है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वहाँ आपका ऋग्वेद आंसर आ जाएगा। अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद में बताया गया है, इसमें बताया हुआ है जो जादू टोना होता है उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया है। यही अगर हम यजुर्वेद देखें तो अगर ये पूछता है क्वेश्चन कि गद और पद दोनों में लिखा हुआ जो वेद है वो कौन सा है? गद और पद दोनों में लिखा हुआ वेद कौन सा है? वो यजुर्वेद है। ठीक है, तो ये चारों वेदों के बारे में जानकारी हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 है, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ? महापरिनिर्वाण जो है इनकी मृत्यु से संबंधित है। ठीक है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, कुशीनगर। और महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ से हुआ था? महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? वो सारनाथ में हुआ था। तो अगर ज्ञान प्राप्त कहाँ है तो वहाँ पे जो महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था उसको किस चीज़ से किया जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन आता है। ठीक है, कि महात्मा बुद्ध को धर्म चक्र परिवर्तन से रिलेटेड होता है तो वो क्या हो जाएगा? सारनाथ, जहाँ उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ज्ञान प्राप्त को धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है, जैसे कि मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और अगर पूछते हैं कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। लुम्बिनी कहाँ है अभी प्रेजेंट टाइम पे? वो नेपाल में है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सेम है अभी जो मैंने बताया था कि महात्मा बुद्ध ने जो है पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सबसे पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था। क्वेश्चन नंबर 6, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा किसने दिया? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो सुभाष चंद्र बोस ने यह नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। वहीं अगर हम देखें महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? तो इन्होंने दिया था, महात्मा गांधी ने नारा दिया था करो या मरो का नारा। ठीक है, इन्होंने ये नारा कब दिया था? तो 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उसी के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 वही है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वही महात्मा गांधी ने क्या, हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो महात्मा गांधी की जो पुस्तक है वो थी हिंद स्वराज। वहीं पे डिस्कवरी ऑफ इंडिया किन्होंने लिखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा था। जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले जो हमारा प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री भी जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, केरल में। अगर हम बात कर रहे हैं केरल की, तो केरल की राजधानी कौन सी है? तो तिरुवनंतपुरम जो है वो केरल की राजधानी है। ठीक है, और केरल को मसालों का शहर ये भी कहा जाता है कि मसालों का शहर किसे कहा जाता है? तो मसालों का शहर भी केरल को कहा जाता है। और शांत घाटी कहाँ है? केरल से ये भी क्वेश्चन बनता है कि शांत घाटी कहाँ स्थित है? तो शांत घाटी भी केरल में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 9 है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने किस शहर पर परमाणु बम गिराया? तो सबसे पहले अगर हम देखें द्वितीय विश्व युद्ध, तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय देख लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध चला था 1914 से लेकर 1918 तक। वहीं हमारा द्वितीय विश्व युद्ध चला था 1939 1939 से लेकर 1945 1945 तक, ठीक है। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किस शहर पर गिराया था? तो अमेरिका ने हिरोशिमा, ये जापान के अंदर आता है हिरोशिमा और नागासाकी, ये दो शहर है, इन दोनों पर अमेरिका ने परमाणु बम अटैक किया था। तो इसका इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गिराया था। तो हमारा द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ? तो 1945 में समाप्त हुआ। और कब गिराया था अगर हम देखें तो 6 अगस्त, ठीक है, 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर गिराया था। और वही इसके सिर्फ 3 दिन बाद नागासाकी पर भी फिर गिरा था 9 अगस्त 1945 को। तो 6 अगस्त को नागासाकी हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिरा था, अमेरिका ने गिराया था। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध हमारा 1945 में ही समाप्त हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले किसके प्रतीक हैं? तो सबसे पहले अगर हम देखें कि हमारा जो ओलंपिक ध्वज होता है, ओलंपिक ध्वज पर 5 छल्ले बने हुए हैं। 5 छल्ले जो है वो कुछ इस टाइप से होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए, यहाँ एक दूसरे से जुड़े हुए 5 छल्ले बने हुए होते हैं ओलंपिक ध्वज पर। इसमें ये जो है 5 छल्ले हैं वो किसका प्रतीक है? 5 खेलों का प्रतीक है कि 5 छल्ले जो वो 5 खेल से रिलेटेड है, या फिर 5 महासागरों से, 5 उपमहाद्वीपों से, 5 राष्ट्रों से। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, 5 महाद्वीपों से संबंधित है, ठीक है। तो हमारे विश्व में जो महाद्वीप है उसमें से 5 महाद्वीपों से संबंधित है ये 5 छल्ले, और ये 5 छल्ले अलग अलग कलर के होते हैं। पहला जो है वो आपका ब्लू होता है, फर्स्ट छल्ला जो है आपका वो ब्लू कलर होता है, जो कि यूरोप के लिए होता है। यहाँ मैं सिर्फ यू लिख रही हूँ, यूरोप का प्रतीक होता है कि यूरोप का प्रतीक है ब्लू कलर का। दूसरा होता है येलो कलर का, येलो कलर का जो होता है आपका ये एशिया के लिए। हम लोग कहाँ रहते हैं? एशिया महाद्वीप में। तो एशिया, अगर ये आ जाए कि एशिया महाद्वीप में जो 5 छल्ले हैं उसमें से हमारा जो महाद्वीप का कलर है उस छल्लों में से कौन सा है? तो येलो कलर का, एशिया के लिए येलो कलर का छल्ला है। थर्ड आ जाता है ब्लैक कलर। ब्लैक कलर कौन सा है? ये अफ्रीका का है। अब अफ्रीका का ब्लैक कलर ही क्यों दिया गया? अफ्रीका का ब्लैक कलर इसीलिए दिया गया क्योंकि वो गरीब देश है, पिछड़ा हुआ देश है, इसलिए अफ्रीका का ब्लैक कलर का दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट आ जाता है आपका ग्रीन, अगर चाहे तो आप इसे लिख भी लें। ग्रीन कलर का किसके लिए? ऑस्ट्रेलिया के लिए। ऑस्ट्रेलिया का प्रतीक कौन सा है? ग्रीन कलर है। और लास्ट आता है आपका रेड कलर का किसके लिए? यूएसए के लिए, अमेरिका के लिए रेड कलर है। तो 5 छल्ले हैं जो कि 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं। और कौन कौन से कलर का होता है वो सारा मैंने आपको बता दिया। तो आई थिंक इसके सारे जितने भी आपके क्वेश्चंस रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का सबसे ऊंची मूर्ति है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो सबसे ऊंची मूर्ति है गुप्तेश्वर की, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गुप्तेश्वर की। ये मूर्ति कहाँ स्थित है? तो ये मूर्ति स्थित है कर्नाटक में। गुप्तेश्वर की मूर्ति है, ये स्थित है कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 12 है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो ये बुक वाले लेखक और रचना से संबंधित क्वेश्चन जीके में ज़रूर आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन। तो इसका बताना है आपको कि सत्यार्थ प्रकाश ये रचना किसकी है, किसके द्वारा लिखी गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगर हम स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करते हैं तो इससे एक और रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस देश की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरियों में आरक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया? तो अगर ये करंट का क्वेश्चन तो अब नहीं रह गया, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आता है कि किस देश की सरकार ने, ये क्वेश्चन कभी भी आ सकता है आपका कि कौन सी जो सरकार है, किस देश की सरकार जिसने नौकरियों में आरक्षण को खत्म कर दिया। जैसे हमारे देश में अभी भी आरक्षण चल रहा है, तो किस देश की सरकार ने आरक्षण को खत्म कर दिया नौकरियों में? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका, बांग्लादेश। बांग्लादेश की सरकार ने खत्म कर दिया है। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश का
की जो राजधानी है, बांग्लादेश की मुद्रा टका हो जाएगी, मुद्रा टका। राजधानी हो जाएगी यहाँ की ढाका। बांग्लादेश जो है वो हमारे देश भारत के एक राज्य त्रिपुरा, त्रिपुरा को तीनों ओर से घेरता है, ठीक है। त्रिपुरा को जो सब बांग्लादेश तीनों ओर से घेरता है। और एक और क्वेश्चन इससे बनता है कि भारत की जो सबसे लंबी, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, ठीक है, जितने भी पड़ोसी देश हैं भारत के, उसमें सबसे ज़्यादा लंबी सीमा भारत की किसके साथ लगती है? तो बांग्लादेश के साथ लगती है। क्वेश्चन नंबर 14, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक किसकी रचना है? तो ये फिर से आपकी एक रचना से संबंधित क्वेश्चन आ गया। रचना बताना है कि इंडिया डिवाइडेड ये किसकी रचना है। तो इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की रचना है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, इनमें से भारतीय उच्चतम न्यायालय के कौन से न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो कौन से न्यायाधीश हैं, ये चारों जो है ये हमारे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं। ओके, तो इसमें से कौन से न्यायाधीश जो है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भी रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का कहाँ स्थित है? तो ये द हेग में स्थित है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, अगर आता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो द हेग में है। और कौन से हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भी न्यायाधीश रह चुके हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, दलवीर भंडारी। क्वेश्चन नंबर 16, बिजली की लगी आग पर डालना चाहिए। ये साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका कि अगर बिजली की आग लगी हुई है तो उस पर हमें क्या डालना चाहिए? तेजाब डालना चाहिए, सूखी रेत डालनी चाहिए, या फिर पानी डालना चाहिए। तो अगर हम बिजली की लगी आग पर पानी डाल देंगे तो आप लोग खुद सोच सकते हैं कि और क्या हो सकता है। तो पानी और तेजाब तो यहाँ पर आपका गलत आंसर हो जाएगा, लेकिन सूखी रेत इसका करेक्ट आंसर है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सूखी रेत। क्वेश्चन नंबर 17 है, ग्रीनविच मीन टाइम किस देश के नाम पर रखा गया है? ग्रीनविच मीन टाइम किस देश के नाम पर रखा गया? तो इंग्लैंड के नाम पर रखा गया। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रा के द्वारा मानव रक्त का सबसे बड़ा घटक है? मानव का जो ब्लड होता है, तो ब्लड का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? तो अगर हम देखें, रेड ब्लड सेल, आरबीसी, प्लेटलेट्स और वाइट ब्लड सेल, ये तीनों जो है ये भी ब्लड के घटक हैं, और प्लाज्मा भी ब्लड का घटक है। तो इसमें से जो सबसे बड़ा घटक कौन सा है? तो 55% जो है वो सिर्फ प्लाज्मा पाया जाता है हमारे ब्लड में। तो इसका सबसे बड़ा घटक हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्लाज्मा, क्योंकि ये बाकी तीनों मिलाकर अप्रॉक्स 45% पाए जाते हैं। तो बी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, ये अकेले 55% पाए जाते हैं, प्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 19, नागालैंड की राजधानी है, नागालैंड की राजधानी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। अगर हम हैदराबाद की बात करें, हैदराबाद कहाँ की राजधानी है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। आपको अब ये बताना है, इसमें एक क्वेश्चन है आपको, ये कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है कि हैदराबाद जो है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को कहा जाता है? भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? अगर हम भारतीय सेना की बात करते हैं यहाँ, तो भारतीय सेना 3 प्रकार की होती है, एक जल सेना, एक वायु सेना, और तीसरी हो गई आपकी जल सेना, थल सेना और वायु सेना, आर्मी, नेवी, ठीक है। तो जल सेना, थल सेना और वायु सेना, जो तीनों सेनाएं होती है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये आता है कि तीनों सेनाओं का जो प्रमुख है वो किसे माना जाता है? तो राष्ट्रपति। ये तीनों सेनाओं के जो सेना अध्यक्ष प्रमुख माना जाता है वो माना जाता है राष्ट्रपति को, तीनों सेनाओं पर उनका प्रमुख। तो इनकी जो है वो सबसे, भारतीय सेना की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? तो भारतीय सेना की जो सबसे छोटी इकाई है वो सेक्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था, भगवान महावीर के सबसे प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, जजिया कर पहली बार ब्राह्मणों पर किसने लगाया? जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाए जाने वाला एक कर होता था। ये
आमतौर पर जो गैर मुस्लिम लोग हैं उन पर लगाया जाता था ये कर। तो सबसे पहले ये कर किसने लगाया था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 23 है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर एवं प्रवर्तक कौन थे? तो अगर हम जैन धर्म की बात करते हैं तो जैन धर्म के टोटल कितने तीर्थकर थे? तो 24। सबसे पहले कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऋषभदेव। सबसे पहले तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभदेव थे। और 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी जो है वो 24वें तीर्थकर थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो अगर हम संसद की बात करते हैं तो संसद में 2 सदन आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। और एक और चीज़, राज्यसभा जो है इसे अस्थाई सदन भी कहा जाता है और लोकसभा जो है ये अस्थाई होता है। क्यों? क्योंकि लोकसभा जो है इसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ठीक है। और 6 वर्ष से पहले इसे इसके कार्यकाल से कोई नहीं हटा सकता। लेकिन वहीं अगर हम लोकसभा की बात करें तो इसका कार्यकाल 5 साल का होता है और बीच में इसे कभी भी जो है भंग भी किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, इसलिए राज्यसभा जो है इसे अस्थाई सदन भी कहा जाता है और लोकसभा को अस्थाई सदन। और वहीं अगर हम बात करें तो लोकसभा में जो है, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा में जो है न्यूनतम जो है लोकसभा की संख्या कितनी होती है? तो 552 होती है। ठीक है। और राज्यसभा में 252। और लोकसभा में जो 2 लोगों की नियुक्ति जो एंग्लो इंडियन होते हैं उसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो इससे आपके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो वहीं अगर हम देखें लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। राज्यसभा का पूछेगा तो 4 वर्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, ऑस्कर अवार्ड का संबंध किस क्षेत्र से है? अब अवार्ड की बात है तो अगर अवार्ड देखें, ऑस्कर अवार्ड 25, ऑस्कर अवार्ड का संबंध है फिल्म से। फिल्म में ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है और ऑस्कर अवार्ड। उसके बाद आता है आपका पत्रकारिता। पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन सा अवार्ड दिया जाता है? तो पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर अवार्ड दिया जाता है। वहीं अगर हम देखें विज्ञान के क्षेत्र में तो विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग अवार्ड। कलिंग अवार्ड किस में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में, पुलित्जर पत्रकारिता में। और संगीत में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है संगीत में। तो ये आप नोट कर लें कि कौन से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर आता है कि कौन सा अवार्ड कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। एक बार फिर से देख ले, फिल्म में ऑस्कर अवार्ड, पत्रकारिता में पुलित्जर अवार्ड, विज्ञान के क्षेत्र में कलिंग और संगीत में मैग्री। क्वेश्चन नंबर 26 है, कनाडा की राजधानी कहाँ है? कनाडा की राजधानी कहाँ है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कनाडा की राजधानी है ओटावा और यहाँ की मुद्रा क्या है? कैनेडियन डॉलर जो है वो यहाँ की मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 27, जापान की मुद्रा का क्या नाम है? जापान की मुद्रा, तो जापान की मुद्रा को येन कहा जाता है। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका द्वारा जो है वो परमाणु बम अटैक किया गया था। तो जापान की मुद्रा येन है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा वेद कर्मकांड प्रधान है? तो अगर हम चारों वेद देखें तो सामवेद क्या है? वो संगीत से संबंधित है। संगीत का जो प्रारंभ है वो सामवेद से माना जाता है। यजुर्वेद में क्या है? यजुर्वेद जो है वो गद और पद दोनों में लिखा गया है। अथर्ववेद, इसमें क्या है? इसमें जादू टोना के बारे में बताया गया है। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। प्लस ऋग्वेद में गायत्री मंत्र भी आता है कई बार कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। गायत्री मंत्र जो है वो ऋग्वेद से ही लिया गया है। लेकिन हमारा ये क्या है? वेद में कर्म कांड से संबंधित है। तो कर्म कांड से यजुर्वेद संबंधित है जिसमें गद और पद दोनों में लिखा गया है, दोनों में है यजुर्वेद। क्वेश्चन नंबर 29, हिंदुस्तान समाचार एजेंसी का मुख्यालय अवस्थित है। हिंदुस्तान समाचार एजेंसी जो हिंदुस्तान समाचार जो न्यूज़पेपर है इसका एजेंसी कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए नोएडा। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई? तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जब हमारे भारत की आज़ादी हुई थी 1947 में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए ये है,
ये होमवर्क में, इसे आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है, जो मैंने पूछा था अभी लास्ट आपसे कि हैदराबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि कौन सी नदी है इन चारों में से, मूसी, गोमती, महानदी और नर्मदा, इन चारों में से कौन सी नदी जो है वो हैदराबाद के किनारे स्थित, हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे स्थित है।